अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं। अच्छा, हम जो हैं वो हमदर्द यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हमें एक प्रोजेक्ट मिला है हमारे सब्जेक्ट का ओरल कम्युनिकेशन। उसमें ग्रेट। हमें इंटरव्यू करना है। ग्रेट। तो हम उसके अकॉर्डिंगली आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। श्योर, प्लीज गो अहेड। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि आप अपने बारे में पहले बताएं, फिर उसके बाद अपनी एजुकेशन का बैकग्राउंड बताएं कि आपने कहाँ से एजुकेशन हासिल करी है। मेरा नाम सैयद फ़ाद हुसैन है। बाय एजुकेशन मैं इंजीनियर हूँ, टेलीकॉम इंजीनियर। और अराउंड 2009 के अंदर मैंने अपनी टेलीकॉम इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। क्या आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करी है? मैंने भी इत्तेफाक की बात है, आप ही लोगों की यूनिवर्सिटी हमदर्द यूनिवर्सिटी से अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी है। अच्छा अच्छा, और आप इस डिजिटल मार्केटिंग में कैसे आए? बेसिकली जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी तो उस वक्त टेलीकॉम इंजीनियरिंग में अपना फाइनल ईयर के अंदर था। और कुछ जो काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके थे, उन्होंने अपने शॉर्ट मतलब ये सर्टिफिकेशंस और ये सारी चीज़ें करके जो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो जॉब्स थी वो ऑक्यूपाई कर ली थी। जब हम लोग निकले तो हमारे पास कोई जॉब थी ही नहीं। बड़ा स्ट्रगल किया इधर से उधर भागने के लिए। हमें कभी जो ना वो पावर आउटेज पे रखा गया, कभी कहीं रखा गया। लेकिन टेलीकॉम की जो सेटिस्फैक्ट्री जॉब थी ना वो नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त डिजिटल मार्केटिंग में एक नया बूम आया हुआ था। इट वाज टोटली उस वक्त टेक्निकल थी। जैसे उस वक्त एक बूम था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का, एसईओ का। तो उस वक्त उसमें एक टेक्निकल बूम था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि हम जो है ना जब एक नई इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करना ही है तो मैं जो है ना वो एसईओ को एक्सप्लोर क्यों ना करूँ या डिजिटल मार्केटिंग को क्यों ना करूँ। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को मार्केटिंग मार्केटिंग का साउंड जरूर लगता है, बट उस वक्त एसईओ वाज अ टेक्निकल चैलेंज। एल्गोरिथम्स और डिफरेंट डिफरेंट सारी चीज़ें थी। तो वो मुझे अच्छा लगा और मैंने सोचा नहीं यार इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो फ्रॉम दैट पॉइंट मैंने स्टार्ट किया कि जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग में ही अपना करियर बनाना। चलें चलें। को अपना बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? मुझे अपने बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल इस तरीके से आया कि आप लोगों को तो पता है कोविड-19 वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। बट ये कि उस वक्त जो है ना मैं एक जॉब ओरिएंटेड बंदा ही था और काफ़ी सारी सारी जगहों पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिफरेंट मतलब रीजनल बेस्ड रिटेल एजेंसीज में मैं काम कर रहा था। बट एट दैट टाइम जब कोविड-19 आया तो मतलब पूरी दुनिया शट डाउन हो गई थी, कहीं कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं थी। तो सोचना कि करियर स्विच करना मतलब ज़ाहिर सी बात है एक बेवकूफ़ी की बात थी। तो उस वक़्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मैं अच्छा मेरा टोटली बेस जो बैकग्राउंड है वो टोटल स्टार्टअप कंपनीज़ के साथ काम करने का है। यानी वो रिटेल एजेंसीज़ जो एज़ अ स्टार्टअप काम करती हैं, तो मुझे एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस है, तो मैं उनके साथ काम करता था। तो उस वक़्त मैंने ये जाके सोचा कि व्हाई नॉट स्टार्टिंग आवर ओन कंपनी। तो बस मैंने इसलिए फ़ोकस किया कि नहीं यार अब किसी और कंपनी के लिए काम नहीं करना, अब अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है और खुद एक बिज़नेस जो है ना वो क्रिएट करना है। आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करने का ख्याल कैसे आया? मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का ख़्याल ऐसे आया कि कोविड-19 आपको याद ही होगा, इट वाज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर एवरीवन। तो उस वक़्त मैं बड़ा जॉब ओरिएंटेड था और मैं ये सोच रहा था कि उस वक़्त मेरी जॉब चली गई थी और मैं ये सोच रहा था कि मैं अब कहाँ जॉब ढूँढूँ। बट आपको पता है कि कोविड-19 ने हर रीजन को इफ़ेक्ट किया था, चाहे वो कोई भी कंट्री हो या कोई भी दुनिया का कहीं भी पार्ट हो। तो उस वक़्त मैं जो है ना बेसिकली मेरा जो है ना अपना एक्सपीरियंस है ना वो स्टार्टअप कंपनी के साथ ज़्यादा काम करने का था। तो मैंने उस वक़्त एक मेरे अंदर एक सोच ने डेवलप हुई और मैंने सोचा कि जब मैं स्टार्टअप कंपनीज़ चलाकर दूसरों के लिए चला रहा हूँ, तो मैं खुद क्यों ना अपनी एक स्टार्टअप चलाऊँ। तो दैट्स वेयर कि मैंने ये सोच लिया कि नहीं यार मुझे जो अब जो है ना वो एक अपना ही सेटअप क्रिएट करना है, अपना ही स्टार्टअप रन करना है। तो बस वहाँ से मैंने जो है ना ये सोचा और स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला कि मैं जॉब ओरिएंटेड नहीं रहा, मैं सिर्फ बिज़नेस ओरिएंटेड हो गया। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपको अपने बिजनेस में किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? बिजनेस में काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं, ख़ास तौर पे फेक प्रोमिसेस, अनरियलिस्टिक कमिटमेंट्स। बेसिकली हमारी मार्केट की प्रैक्टिस है कि कुछ इंडियन और पाकिस्तानी कंपनीज हैं जो ऐसा करती हैं, क्लाइंट से फेक प्रोमिसेस और मतलब दिखाते इतने बड़े बड़े सपने हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, देते कुछ नहीं है, डिलीवर कुछ नहीं करते। अब इसकी वजह से जो क्लाइंट होता है ना उनकी एक साइकी डेवलप हो गई है और ये सोचते हैं कि डिजिटल एजेंसी इज ऑल अबाउट फेक प्रोमिसेस और ये सब दो नंबर के जाली लोग हैं जो सपने दिखाते हैं और तोड़ देते हैं। स्कैमर्स हैं, कुछ लोग स्कैमर्स भी कहते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन इन रियलिटी जो प्रोफेशनल डिजिटल एजेंसीज हैं वो ऐसा नहीं करती हैं।
क्लाइंट को ये समझाना और ये रियलाइज़ कराना कि नहीं, कुछ लोग ऐसे, ये तो हमारा मतलब डिजिटल एजेंसीज़ का नाम ख़राब कर रही हैं ऐसी कंपनी। तो सिर्फ़ ये होता है कि बड़े-बड़े प्रॉमिस करके आपसे पैसे हटती हैं और आपको जो है ना 1 महीने तक जो है ना सिर्फ़ आपको धोखा देती हैं। 1 महीने बाद आप उससे में अपना कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं, वो किसी और के साथ जाके साइन कर लेती हैं। तो उनकी एक प्रैक्टिस बन गई है कि बस पैसे लो, थोड़ा-सा बेवकूफ़ बनाओ और चले जाओ। तो उन उन लोगों को समझाना इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि ऑलरेडी एक अगर किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो ना, तो उनको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस ये चैलेंजेज़ हैं, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो है ना हम टेक केयर कर ही लेते हैं। आपके पास ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे गूगल और इंस्टाग्राम वगैरह जो आपने अपने क्लाइंट को सबसे ज़्यादा अफेक्टिव किया हो? एक्चुअली डिपेंड्स, हर क्लाइंट का बेसिकली जो है ना हम लोग जो है ना बिजनेस नीड देखते हैं, बिजनेस मॉड्यूल देखते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस देखते हैं। हर बिजनेस के लिए एक अलग खास प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर सेलिंग टी शर्ट्स, शूज़ या कोई भी एंड कंज्यूमर आइटम, यानी जिससे बिजनेस टू कंज्यूमर तक जो है ना प्रोडक्ट डिलीवरी हो, तो उसके लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इज़ बेस्ट। बट अगर आप बिजनेस टू बिजनेस जो है ना वो मॉड्यूल पे रन कर रहे हैं, लाइक यू आर ऑफरिंग अ ईआरपी सोल्यूशन। ईआरपी सोल्यूशन कुछ इस तरीके से होता है जो ऑफिस के अंदर डिप्लॉय होता है, जहाँ पे तमाम एम्प्लॉयज़ यानी रिसोर्सेज जो ना वो एक इंटीग्रेशन बनता है, जहाँ वो ऑफिस के ऑपरेशंस के अंदर काम आता है। तो ऑब्वियसली फॉर दैट यू हैव टू सेलेक्ट लिंक्डइन, वेयर यू टारगेट द डिसीजन मेकर्स। ऑब्वियसली ईआरपी सोल्यूशन की डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशनल कॉस्ट और ये सारी चीज़ों के लिए डिसीजन मेकर्स का होना ज़रूरी है। तो इट डिपेंड्स कि जिस तरह का आपका बिजनेस होगा, हर प्लेटफॉर्म की एक अलग वैल्यूज़ है। तो हर प्लेटफॉर्म बहुत काम का है, डिपेंड्स कि आपका बिजनेस नीश कौन सा है। थैंक यू सो मच। आप उन क्लाइंट्स को कैसे डील करते हैं जिनकी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक होती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और बहुत टफ भी है। बेसिकली कुछ क्लाइंट्स की नहीं, बेसिकली हर क्लाइंट्स की जो है ना वो एक्सपेक्टेशंस, हमेशा हर क्लाइंट की एक्सपेक्टेशन हाई होती है। वही बात होती है कि क्लाइंट्स अक्सर क्या होता है कि डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज को रीच कर रहे होते हैं। अक्सर लोग आते हैं अपनी जो सेल कर रहे होते हैं, बेसिकली वो आते हैं जो कंसल्टेंट्स हमारे, बेसिकली इसका वर्ड सेलर नहीं होता है, एज अ कंसल्टेंट होता है जो गाइड करता है कि हम आपको ये सर्विस देंगे तो आपकी ये चीज़ बूस्ट हो जाएगी। अब वो क्या करते हैं, वो 4, 5, 6, 7 बहुत सारी एजेंसीज़ के साथ बैठकर बातें करते हैं। जब उनके बेसिकली वो सुनते हैं ना कि सारी एजेंसीज़ मेरे बिज़नेस को एक अनरियलिस्टिकली बूस्ट कर सकती हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन ऑटोमैटिकली जो है ना वो ज़्यादा हो जाती है। तो उनको सेटल डाउन करना, उनको बताना कि यार डे 1 कोई रिज़ल्ट नहीं बनते। डे 1 तो स्ट्रैटेजी प्लान होती है हमारी, हमें प्लानिंग के अंदर जो है ना इतना टाइम चाहिए। एक पूरी टाइमलाइन हम बना के, एक माइलस्टोन बता के उनके साथ शेयर करते हैं और उनको समझाते हैं कि इतना नॉन प्रैक्टिकल मत सोचें, इतना आइडियल मत सोचें कि डे 1 से ही आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। तो टाइम लगता है इसमें, लेकिन ये क्लाइंट फिर समझ जाते हैं अंदर। आप रोज़ाना अपने काम में कौन से टूल्स इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह? बेसिकली हर हमारे बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के अंदर काफ़ी सारे जो है ना वो एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स यू कैन से। ग्राफिक डिपार्टमेंट अलग होता है, वीडियो एडिटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, एसईओ डिपार्टमेंट अलग होता है, सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अलग होता है। तो इसमें तो बहुत सारे टूल्स यूज़ होते हैं, लेकिन मैं कुछ मेजर टूल्स के आपके नाम बता देता हूँ। फॉर एसईओ वी यूज़ Ahrefs, Semrush, एसईओ फ्रॉग, स्क्रीमिंग फ्रॉग बेसिकली। इसके अलावा फॉर ग्राफिक डिज़ाइनिंग वी यूज़ फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कैनवा। वीडियो एडिटिंग के लिए हम लोग एडोब आफ्टर इफेक्ट्स, एडोब प्रीमियर प्रो और कभी कभार कैनवा भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो हर बेसिकली जो ना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए जो ना कॉग्निटिव एसईओ है फॉर कंटेंट राइटिंग, और इस तरह बहुत सारे होते हैं। प्लेगरिज्म टूल चेक करने के लिए, एआई डिटेक्शन के लिए, कंटेंट एआई में तो जनरेट नहीं हुआ हुआ। तो अलग अलग टूल्स, बहुत सारे टूल्स हैं, तो शायद बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारे बताऊंगा तो। एआई ने आपकी डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़ को किस तरह इन्फ्लुएंस करा है? एआई ने बेसिकली हमारी इंडस्ट्री को तो एक बहुत बहुत अच्छा बूम दिया है, हमारी चीज़ों को आसान कर दिया। आई एम नॉट श्योर कि आप लोग इस एज में क्या सुनते आ रहे हैं, क्योंकि अभी आप जाहिर सी बात है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं, तो शायद आपने जो ना कुछ कंटेंट इस तरह के देखे हों कि एआई ने लोगों की जॉब्स खा ली हैं या एआई ने बड़ी जॉब्स पे इफेक्ट किया है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे इंडस्ट्री के, मैं सबकी इंडस्ट्री के बारे में बात नहीं करूँगा, मैं स्पेसिफिकली अपनी इंडस्ट्री की बात करूँगा। हमारी इंडस्ट्री में एआई ने हमारे काम को बहुत आसान कर दिया। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई क्लाइंट ऐसा मिलता है जो बेसिकली कोई समझ लें कि एक डेंटिस्ट है,
वो बताता है कि हम ब्रेसेस दे रहे हैं। मतलब जो ना बहुत सारे टाइप्स होती हैं ब्रेसेस की, इनविजिबल ब्रेसेस होते हैं, अलाइनर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जाहिर सी बात है उसकी रॉकेट साइंस उसकी चीज़ को समझने के लिए कि वाई अलाइनर्स और ब्रेसेस क्यों ना लिए जाएं, अलाइनर्स क्यों लिए जाएं, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, किस मटेरियल से बने होते हैं। अब ऑब्वियसली अगर क्लाइंट आपका डॉक्टर है और ये सारी चीज़ें देता है तो हम उनको बोलते हैं आप अपनी सर्विस पे फोकस करें, आपको क्लाइंट हम ला के देंगे। तो जैसी बात हम डॉक्टर से नहीं पूछ सकते, पूरा कोर्स नहीं कर सकते कि हम अलाइनर्स में और ब्रेसेस में क्या फ़र्क है। तो इस पे क्या करते थे हम, पहले डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को जाके चेक करते थे, एक कंटेंट का रिसर्च करते थे। एआई ने हमारे उस रिसर्च जो पार्ट था ना उसको बहुत आसान कर दिया। हम सिर्फ अगर एक बेसिक प्रॉम्प्ट दे दें ना एआई को कि अलाइनर्स और ब्रेसेस में क्या फ़र्क है, तो एआई हमें तमाम फ़र्क, उसका यूजेज और बहुत सारी चीज़ें निकाल के देता है। तो रिसर्च वर्क जो हमारी मार्केट रिसर्च थी ना, उसमें बहुत आसानी हो गई। जो 2-2 घंटे का काम होता था हम शायद इस वक्त 20 मिनट में कर लेते हैं। तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है एआई ने हमारी इंडस्ट्री को। आप अपनी सर्विस को दूसरी कंपनीज के डिफरेंट कैसे बनाते हैं? अच्छा, मैं इसमें कोई बड़ा रियलिस्टिक सा आपको आंसर करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि हमारी कंपनी बहुत ही कोई अलग डिफरेंट कंपनीज नहीं। देखिए ऑलमोस्ट सारी कंपनीज तकरीबन एक ही होती हैं। द ओनली डिफरेंस इज देयर स्ट्रैटेजीज। स्ट्रैटेजीज कैन बी डिफरेंट, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उनकी स्ट्रैटेजी गलत है हमारी स्ट्रैटेजी गलत है। तो मैं अपने आप को अगर कंपेरेटिव अगर बात करूँगा अपने कॉम्पिटिटर से, तो बिल्कुल हम सब एक ही जैसा काम करें, किसी का काम अच्छा किसी का काम बुरा नहीं है। इट डिपेंड्स कि क्लाइंट को सेटिस्फाई कौन कर सकता है और किसके अच्छे रिजल्ट अच्छे हैं। तो हमारी टीम कभी बिल्कुल एक बड़ा इम्पैक्ट करती है कि हमारी टीम में अगर कोई अच्छा रिसोर्स आ गया, अच्छा एसईओ एक्सपर्ट हमने ऑन बोर्ड किया है और हम उससे फॉलोअप अच्छा करें। इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशंस, यानी हर डिजिटल एजेंसी में कितना ऑपरेशंस अच्छा है, कितना फॉलोअप्स लिया जाता है, कितना क्लाइंट से बॉन्डिंग अच्छी है, कितना हम एफर्ट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट दैट। तो बस हम ये करते हैं कि हम अपने कंपैटिटर्स के उन गैप्स को स्टडी कर लें कि अगर वो हमें उनसे बेटर होना है तो क्या गैप्स है जहाँ पे वो उनके पास लैगनेस आ रही है। तो हम उन लैग्स को स्टडी करते हैं, उन गैप्स को स्टडी करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन गैप्स को फिलअप करें ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट जनरेट कर सकें अपने क्लाइंट्स के लिए। आप अपने न्यू क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करने का प्रोसेस कैसे करते हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम द एड्स, सबसे पहले हम अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस रिसर्च करते हैं कि बेसिकली अगर हमें बिजनेसेस को टारगेट करना है तो हमें किस टाइप की ऑडियंस चाहिए। ऑब्वियसली वी नीड अ डिसीजन मेकर्स, सीईओज, फाउंडर्स, को फाउंडर्स, ओनर्स, पार्टनर्स। तो हम उनके लिए एक ऐड बनाते हैं, उनके पेन पॉइंट्स को हाईलाइट करते हैं कि अगर वो उनका बिजनेस में ये पेन पॉइंट्स है। ऑब्वियसली हमें ये पता है कि बिजनेस के पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, हम रिसर्च करते हैं। तो उन पेन पॉइंट्स को स्टडी करते हुए उनको हाईलाइट करते हैं पेन पॉइंट्स को कि भाई आर यू स्ट्रगलिंग विद दीज पेन पॉइंट्स, तो वी हैव अ सोल्यूशन फॉर दैट। तो हम उन सोल्यूशन को हाईलाइट करते हैं। देन कम्स विद कि वो हमें सेकंड फेज के अंदर जब वो पेन पॉइंट हाईलाइट होते हुए देखते हैं कि ये तो उन्हीं के पेन पॉइंट्स और उसके सोल्यूशन भी बता रहे हैं हम, तो हमें कांटेक्ट करते हैं। जब कांटेक्ट करते हैं तो हम उनको एक कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। मैं दोबारा से बताऊंगा, अब ये नॉट सेलर्स, हम सेल नहीं करते हैं कोई चीज़, हम अपने उनको बेसिकली कंसल्टेशन देते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बताते हैं कि भाई मुझे ये सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम का डायग्नोस करके आपको जो है ना वो कंसल्ट करते हैं। इसी तरह हम भी कंसल्टेंट हैं, ब्रांड कंसल्टेंट। तो हम सारी चीज़ें बताते हैं। देन बस हमारे कॉन्ट्रैक्ट प्रोसीजर्स हैं, हमारी पेमेंट प्रोसीजर है, उसके बाद ऑनबोर्ड होते हैं और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं? वेल देखिए, मैं जेन जी को भी जो है ना वो बात करूँगा। जेन जी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ही जो है ना वो समझते जनरेशन है। और जेन अल्फा जो स्पेसिफिकली अब जो जो बॉर्न हो रहे हैं, जो एआई मतलब जिसे बोलते हैं द जनरेशन ऑफ एआई। तो अब इस दौर के अंदर आपने देखा होगा जो है ना तमाम प्लेटफॉर्म जो है ना वो तमाम प्लेटफॉर्म डिजिटल में शिफ्ट हो गए। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट कि अपने ब्रांड को लोगों से इंट्रोड्यूस कराना। इट डिपेंड्स कि आपके लोग कहाँ पर हैं। एक ज़माने में आपको याद होगा मस्जिद के बाहर फ्लायर्स बट रहे होते थे, बाहर स्कूल अगर खुलते थे तो मस्जिद के बाहर फ्लायर बटते थे, रोडों पर फ्लायर बटते थे, दुकानों पर जो है ना वो फ्लायर्स, ब्रोशर्स, बहुत सारी चीज़ें रखी होती थी। वो इसलिए क्योंकि जहाँ ऑडियंस होगी वहाँ पर आप सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करेंगे। बट अब आपने देखा होगा लास्ट 10 ईयर्स ये टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म पे था। आपका हर जो जेन जी से लेके जेन अल्फा तक जो है ना वो शायद आज आज मेरे ख्याल से 1 साल का बच्चा भी जो है ना वो मोबाइल हाथ में लेके या टैबलेट हाथ में लेके अवेलेबल है। तो ऑब्वियसली 4 साल 5 साल बाद वही बच्चा बड़ा होगा और वही बच्चा मेच्योर होगा, वही बिजनेस करेगा, वही जॉब्स करेगा। तो मुझे पता है कि हमें ये चीज़ का अंदाज़ा है कि बेसिकली अब जो है ना टोटल शिफ्ट हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे।
आज बच्चा बाहर खेलने क्रिकेट नहीं जाता है, लेकिन घर में जो है ना वो अपने टैब पे या मोबाइल पे गेम ज़रूर खेलता है। तो ये एरा है, नेक्स्ट एरा जो है ना वो जो है ना डिजिटल एज का ही है। और डिजिटल एज में डिजिटल मार्केटिंग का बूम ऑब्वियसली 5 क्या, मैं 15 या 20 साल का तो प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि 15-20 साल ही डिजिटल मार्केटिंग है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस देंगे? मैं बिल्कुल एडवाइस दूँगा कि बिल्कुल आप इस फ़ील्ड को जॉइन करें, इस फ़ील्ड के बारे में रिसर्च करें। ऑब्वियसली अगर आपको इंटरेस्ट है तो, ऑब्वियसली अगर किसी का कोई डिफरेंट इंटरेस्ट है तो वो अपने इंटरेस्ट को देखते हुए अपनी एक फ़ील्ड एक्सप्लोर करे। बट एज़ अ डिजिटल मार्केटर मैं बड़ा सजेस्ट करता हूँ इस वक़्त यंग जनरेशन को, क्योंकि मार्केट में जॉब का हाल तो आपको पता ही है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया, एक टफ जॉब हो गया। ये एक वाहिद फ़ील्ड ऐसी है जो हाईली पेड है। इसमें जो एम्प्लॉइज़ को की सैलरीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और इनका जो एज़ अ बिज़नेसमैन, मैं अगर बिज़नेस बोलूँ तो ये बिज़नेस में भी एक बड़ा ग्रेट बूम है। मतलब शायद आप अगर किसी को कोई लंच बॉक्स सप्लाई करते हैं, कुछ कुछ भी आप प्रिंटिंग मटीरियल्स या कुछ भी सप्लाई करते हैं, उसमें आपका प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत कम होते हैं। बट डिजिटल मार्केटिंग में एज़ अ ब्रांड ओनर या एज़ अ बिज़नेस ओनर मैं देख रहा हूँ तो हमारे प्रॉफ़िट मार्जिन बहुत ज़्यादा हैं, मोर देन 70% प्रॉफ़िट मार्जिन है। तो एज़ अ बिज़नेस ओनर मैं भी ये सजेस्ट करूँगा कि जो बिज़नेसेस हैं उनको भी जो है ना डिजिटल मार्केटिंग में आना चाहिए। और स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पे जो लोग करियर को परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ब्राइट है ये फील्ड। अच्छा, एक चीज़ मैं और हाईलाइट करना चाहूँगा कि अब जो है ना शायद एरा चेंज हो रहा है। अमेरिका हो गया या मतलब जो है ना इंग्लैंड हो गया, मतलब यूनाइटेड किंगडम हो गया, ये लोग अब शिफ्ट हो रहे हैं अपनी डिग्री प्रोग्राम से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स के ऊपर। तो इन्होंने अभी आपने देखा होगा, नोट करेंगे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, इमिग्रेशन बेस्ड जॉब्स इमिग्रेंट्स को कॉल कर रहे हैं। तो मतलब इस पे ना स्किल्ड बेस्ड इमिग्रेशन उन्होंने ऑन करी है। इसका मतलब ये कि अपने बेसिकली जो ना स्किल्ड पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। आपने नोट किया होगा, गूगल हो गया, मेटा हो गया, या और डिफरेंट जिनके बड़े नाम हैं, वो सब अपने जो ना कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। सो कोर्सेज का रुझान जो है ना स्किल्ड बेस पे हो गया है। तो स्किल्ड बेस्ड सर्टिफिकेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन कोर्सेज को ज़रूर आप जो है ना माइंड में रखें और उन कोर्सेज की तरफ ज़रूर जाएं। बहुत सारे तो कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो थोड़ा सा क्या टाइम चाहिए आपको, मेरे ख्याल से शायद 1 या 2 दिन चाहिए एक कोर्स लेने के लिए। अब 1 से 2 दिन में ऑनलाइन है, जब चाहें आप वो कर सकते हैं। तो मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप ना स्किल बेस्ड कोर्सेज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और ये फ़ील्ड बहुत ज़बरदस्त फ़ील्ड है, जिसका आगे आने वाले 20 से 30 साल का तो जो है ना वो बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। तो मैं ज़रूर फ़ोकस करूँगा। अच्छा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने बहुत सारी कंपनीज़ में काम किया होगा, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा किस कंपनी में लगा काम करके? और आपको कितना टाइम हो गया है डिजिटल मार्केटिंग में फ़िलहाल? वैसे तो देखिए, बड़ा स्ट्रेट सा जवाब होता है, मेरी अपनी कंपनी में सबसे ज़्यादा मज़ा आया और सबसे अच्छा मैंने काम किया। ऑब्वियसली सब हर कोई यही बोलेगा अपनी कंपनी के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे बहुत सारी कंपनीज़ मिली, बहुत सारा अच्छा टाइम गुजारा। मुझे अराउंड 11 ईयर्स हो गए हैं तकरीबन इस फील्ड में रहते हुए। और मेरी हर जो वो कंपनी जो मैंने ज्वाइन की थी, उसने मुझे एक अलग चीज़ सिखाई है। हर कंपनी ने मुझे कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दिया, बिल्कुल। तो मेरे लिए सारी कंपनीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये ज़रूर बोलूँगा, ज़ाहिर-सी बात है, थोड़ी-सी अपने बिज़नेस पे ज़्यादा फ़ोकस किया है, अपनी कंपनी में ज़्यादा टाइम लगाया है और बहुत सारी एडिशनल चीज़ें मैंने सीखी हैं, तो शायद मुझे सबसे ज़्यादा मेरी कंपनी ने सिखाया। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका यहाँ आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और यू आपने वेलकम। हमारे सवालों का जवाब दिया और आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। यू वेलकम गाइस। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग भी, अच्छे अपने एजुकेशन पे फोकस करें। एक छोटा सा मैसेज मैं भी आपको देना चाहूँगा, अपनी एजुकेशन पे जितना फोकस कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। मैं बड़ा इम्प्रेस रहा कि आपने इतनी एफर्ट करी, मुझे रीच आउट किया और इतने सारे क्वेश्चन भी प्रिपेयर किए। आई एम वेरी इम्प्रेस विद यू गाइस, सीरियसली। तो बिल्कुल आप अपनी एजुकेशन पे फोकस करें, स्किल बेस जो कोर्सेज मैंने आपको बताए उस पर भी ज़रूर फोकस करें। लेकिन ऑब्वियसली पहले डिग्री प्रोग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करें। दो चीज़ों में एक साथ ना अपना टाइम स्पेंड करें। पहले अपना डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट करें, देन स्किल बेस की तरफ जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।